आइए बैठिए। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बता रहा है कि आपने बीएससी कर रखा है। जी सर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। जी सर। ठीक है, 2017 में। जी और 2023 में आप इंटरव्यू दे रहे हैं। जी सर। इस बीच क्या करते रहे ये मत बताइएगा कि आपने ये 2019 में SCRT, हाँ, क्या किया है आपने? डिप्लोमा। एलिमेंट्री। ठीक है, इसको छोड़ करके जी आप क्या करते हैं? तो आपने ऐसे कर लिया होगा कि बैठे हैं, चलिए कुछ ले लिया जाए मुफ्त में। नहीं सर। सर प्लान बी के तहत मैंने ये किया हुआ था सर, जिससे कि अगर जॉब नहीं होती, अगर इसमें सक्सेस नहीं हो पाता हूँ तो प्राइमरी टीचर के अंदर का। मतलब ये बेरोजगारी का भय माने कि प्लान बी माने आपका? प्लान बी के लिए तो इसी कैडर में बहुत सारी चीज़ें हैं। कमीशन ही आपको जी सर, कई चीज़ों को दे सकता है। जी सर, अभी मैं कार्यरत हूँ सर, सहायक समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग। सहायक समीक्षा अधिकारी जी सर। लोक सेवा आयोग में हैं आप? जी सर। हाँ, तब तो ये तो बेरोजगारी का भय सता रहा था आपको, बीच में आप ये डिप्लोमा करने लग गए, है ना? चलिए ठीक है, सहायक समीक्षा अधिकारी बन करके आप संतुष्ट नहीं हैं? सर जैसे मानव स्वभाव है आगे बढ़ने का, सर बस आगे बढ़ना चाहिए। अरे आप उस प्रोसीजर के पार्ट हैं जो तैयार करता है, जो चुनता है, जो सेलेक्ट करता है, तो वहाँ ज़्यादा आनंद है या फिर सिलेक्शन पाने में ज़्यादा आनंद है? सर जैसे मेरा लक्ष्य है कि हम समाज के साथ जुड़े रहें, तो सर यहाँ टैक्स जॉब है और हम वही काम करते हैं जो हमें शासन से मिलता है, फिर जो समाज जो सिविल सेवक हैं उनके लिए कार्य करते हैं। डेस्क जॉब है कि जिससे हमें जनता से इंटरेक्ट होने का मौका नहीं मिलता, सर हम जनता से समाज से जुड़ना चाहते हैं। लोक सेवा आयोग के अंदर किस तरह का समाज बसता है? समझ नहीं पा रहा आपको। लोक सेवा आयोग के अंदर किस तरह का समाज बनता है? कोई समाज वहाँ भी होगा ना? जी सर, जो जॉब करने वाले हैं, जो हमारे साथ के लोग, ठीक है, वही सर लोग। और एक लंबे समय सामाजिक नज़रिए से अगर हम लोग देखें, जी सर, जो एक ग्रुप है, चेयरमैन, मेंबर्स, जी सर, वहाँ के अदर्स स्टाफ, जी सर, इन सबको हम लोग किस शब्द के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं सर यहाँ पे कलेक्टिवली? सर लोक सेवा आयोग में ट्रांसफर नहीं होते, एक बार जॉब मिलने के बाद परमानेंट पूरी सर्विस यहीं करनी होती है, तो सर एक परिवार जैसा संबंध बन जाते हैं यहाँ पे सर, तो एक हम एक परिवार की तरह रहते हैं उस तरीके से। चलिए लोक सेवा आयोग पर ही सवाल करते हैं आपसे। लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत होता है? संविधान के आर्टिकल 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें सर जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं तो उनका जो अपॉइंटमेंट है सर आर्टिकल 316 में दिया गया है। ठीक है, कब स्थापना हुई लोक सेवा आयोग की? कब अस्तित्व में आया ये? 1937 में आया था, 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में स्थापना की गई थी सर। ठीक है, चलिए इनका आदर्श वाक्य क्या है लोक सेवा आयोग का? सर सॉरी सर, याद करिए करिए, आराम से कर लीजिए। योग्यता का सम्मान राष्ट्र करना। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम बता दीजिए। तो हाँ सर चंद्रशेखर आजाद, सर गणेश शंकर विद्यार्थी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तात्या टोपे। दर्जन भर एक सांस में आपको गिनाना चाहिए। जी, नहीं? जी। चलिए उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य जी सर। के सर्वाधिक जिलों को कौन सा राज्य स्पर्श करता है? हम सीमा की बात कर रहे हैं। सर मध्य प्रदेश। हाँ, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? एग्जैक्ट याद नहीं कर रहा हूँ, शायद अपन होती तो अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, लगाइए। सर हरदोई। हरदोई। जनसंख्या की दृष्टि से? याद नहीं। भारतीय अध्यात्म में 108 का महत्व बता दीजिए। 108 सुनते हैं ना? जी सर। और चर्चा किया है प्रधानमंत्री जी ने भी, मन की बात में 108वां एपिसोड था उसका, 31 दिसंबर को। सुना नहीं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा रामलला की जी सर। बहुत चर्चा में है। जी। क्या आशय है प्राण प्रतिष्ठा शब्द से? सर प्राण प्रतिष्ठा से ऐसा है कि जब भी हम के भगवान को मतलब कि मंदिर में जब भगवान को स्थापित करते हैं तो एक मूर्ति, केवल एक पत्थर की मूर्ति के रूप में नहीं कर सकते, उसकी पूजा नहीं करते हैं सर। उन्हें हम एक जीवित प्राणी के रूप में करते हैं, तो उनकी एक प्राण प्रतिष्ठा की जाती है कि इस मूर्ति में कि विधि विधान से, मंत्रोच्चारण से इसे जीवित व्यक्ति का दर्जा दे रहे हैं, फिर उनकी हम पूजा करते हैं। मुख्य पुजारी कौन नियुक्त हुआ है अभी राम मंदिर का? जी सर, सुना था, आवेदन भी गए थे, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं। चलिए नाम हम बता देते हैं। मोहित पांडे नाम है। हाँ, मोहित पांडे नाम है। प्रोसीजर बता दीजिए। मोहित पांडे की उम्र 22 साल है। प्रोसीजर बता दीजिए, क्या था सिलेक्शन का प्रोसीजर? चूँकि आप ऐसे डिपार्टमेंट में हैं, ऐसे कमीशन में जहाँ अपॉइंटमेंट ही होता है। जी सर। जो ये पुजारी का अपॉइंटमेंट हुआ था सर, लोक सेवा आयुक्त नहीं हुआ था, तो ये है। हाँ, हम जानना चाहते हैं कैसे हुआ था सर। आवेदन प्रक्रिया, जो आवेदन आए उन्होंने अप्लाई किया हुआ, ठीक है। उसके बाद सर उनका जो भी, चाहे वो इंटरव्यू बेस पे होगा, लिखित परीक्षा तो शायद ये तो आप जनरल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं किसी भी पद के लिए। हमने भी स्पेसिफिक पूछा है मोहित पांडे का जो चयन है वह किस प्रोसीजर के तहत हुआ, जानकारी। चलिए उसको छोड़ देते हैं। इंटरव्यू बोर्ड में 3 लोग थे, नाम बता सकते हैं? सर ऐसे जानकारी नहीं है, अंदाजा लगा सकते हैं। एक जो रामलला पर बोर्ड के वो हैं सचिव श्री चंपत राय जी होंगे। अनुमान लगा रहे हैं या फिर हवा में तीर चला रहे हैं आप? पता नहीं, सॉरी सर। ठीक है सर। हाँ, तो आपका जो माने औपचारिक शिक्षा है आपकी, वो तो साइंस की है। हाँ, ग्रेजुएशन PCM लिखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। इन तीनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक साइंस किसको माना जाता है? सबसे आधारभूत विज्ञान इन तीनों में कौन है? सर वैसे तो तीनों ही आधार जरूरी हैं। प्रश्न पर ध्यान दिए। सर ने 3 विकल्प, 3 विषय हैं, तीनों में आधारभूत विज्ञान पूछा है, कौन सा है? जनरलाइज न करिए उसको। सर फिजिक्स को माना जा सकता है, क्योंकि सर फिजिक्स सारे जो नेचर के जो भी घटित हो रहा है उसे डिफाइन करता है। फिजिक्स मैथमेटिक्स के बिना चल सकता है? नहीं सर, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैथमेटिक्स फिजिक्स के बिना चल सकता है? जी सर, मैथमेटिक्स एक जनरल न्यूमेरेसी है, वो तो काउंटिंग तो बिना फिजिक्स के हो सकती है। तो इसका मतलब सबसे फंडामेंटल तो मैथमेटिक्स हुआ, क्योंकि उसके बिना न फिजिक्स चल सकता है न केमिस्ट्री चल सकता है। सर
चल नहीं सकता, लेकिन सर जो नेचर को डिफाइन कर रहा है वो फिजिक्स कर सकता है, मैथमेटिक्स केवल नेचर नहीं, मोस्ट बेसिक का मेरा मतलब हुआ जिसके बिना दूसरा संभव ना हो। फिजिक्स के बिना तो मैथमेटिक्स संभव है। आई कैन ऐड 2 into 2 एंड गेट ए 4, फिजिक्स रहे चाहे ना रहे। कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट ना हो तब भी 2 + 2, कॉन्सेप्ट ऑफ 2 प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस, कॉन्सेप्ट ऑफ अनदर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ 4। अगर इतना मेरे दिमाग में हो, लेट फिजिक्स गो टू हेल। मैं उतना कैलकुलेशन कर सकता हूँ जी ना, सर समझने में थोड़ी दिक्कत है। नहीं तो सो बी क्लियर। मोस्ट फंडामेंटल जब पूछा जाए तो भाई उस तीनों में आवश्यक सभी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है वो? आप कुछ मैथमेटिशियंस के नाम बताइए, कुछ क्लासिकल, कुछ मॉडर्न। सर जो अभी मुझे याद आ रहा है सर, उसमें श्री रामानुजन सर, आर्यभट्ट। नहीं, रामानुजन मॉडर्न है या क्लासिकल है? मॉडर्न मॉडर्न है। आर्यभट्ट, क्लासिकल। अच्छा। और वेस्टर्न मैथमेटिशियंस में? सर वेस्टर्न मैथमेटिक्स पाइथागोरस। ये तो क्लासिकल हुए। मॉडर्न में बताइए कुछ। डे मॉर्गन का नाम सुना है? डे मॉर्गन का एक थ्योरम है, डे मॉर्गन थ्योरम कहा जाता है उसको। जी सर सुना है, लेकिन याद नहीं कर पा रहा हूँ। आपके किसी कोर्स में था नहीं कहीं मैथमेटिक्स में? शायद सर मैंने 12th में पढ़ा था, जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में पढ़ा था शायद। अच्छा, ये जो इंटीग्रल कैलकुलस है, जी इसके कुछ कंट्रीब्यूटर्स का नाम बताएंगे? कौन कौन लोग उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं? फिर बड़े साइंटिस्ट, बड़े मैथमेटिशियन जो है। सर कौन सी किताब आपने पढ़ा कैलकुलस की? हु वाज द राइटर? 12th में तो सर एनसीईआरटी पढ़ी थी। नहीं, ग्रेजुएशन की बात करिए। 12th तो बहुत बेसिक, मतलब ऐसे हो गया। सर टाइम हो गया तो भूल चुके। आगरा यूनिवर्सिटी में किताब पढ़ने का सजेशन नहीं दिया जाता क्या? सर किताबें पढ़ी थी, लेकिन अब उस चीज से छूट गए तो मैं दोबारा नहीं देख रहा। आप तो नवोदय वाले हैं, जी हैं? बताइए, जवाहर नवोदय, इसकी स्थापना कब हुई थी, इस तरह के विद्यालय की? सर नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 में हुई। किसने किया था? सर उस समय पे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। उस समय एक शिक्षा नीति आई थी, उसको भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा गया था। जी राजीव गांधी भी ले आए थे 86 में। जी उसमें एक टर्म आया था उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। जी तो क्या मतलब था इसका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? सर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से नो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन, नॉट कोऑपरेशन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। सर पहले क्या था सर, जो शिक्षा थी हर जगह तक नहीं थी। गांव मतलब जो सर्वसुलभ करने के लिए, बनाने के लिए एक तीव्र स्तर पर जो काम किया जाना था, उसे ऑपरेशन नाम दिया था। इसलिए सर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नहीं, देखिए, अगर नहीं क्लियर है तो कहना चाहिए कि ये तो हमको नहीं याद आ रहा है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बहुत से ऐसे विद्यालय थे जहां ब्लैक बोर्ड तक नहीं था। जी सर। तो उन्होंने कहा कि कम से कम ब्लैक बोर्ड हर विद्यालय में होना चाहिए, एंड दिस वाज कॉल्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। वो जो 1986 में शिक्षा नीति आई थी और एक शिक्षा नीति 2020 में आई है, इन दोनों में कुछ अंतर है या एक ही जैसे हैं दोनों? सर कुछ अंतर हैं। जैसे उसमें 10+2 था, 10+2 की बात की गई थी। यहाँ 5+3+3+4 जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी बात की जा रही है। ठीक। और सर उसमें जो शिक्षा, अभी शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। पहले वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से अब शिक्षा मंत्रालय बोला है। नहीं, ये तो मंत्रालय का नाम बदला गया। शिक्षा नीति में कुछ विशेषता है 2020 वाले में?
हाँ सर, उसमें सर वोकेशनल, जो 1986 वाले में नहीं था। सर उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग जो थी, वोकेशनल कोर्सेज की बात वो 10th के बाद की जाती थी। इसमें जो वोकेशनल कोर्स जो ऐड किए गए हैं वो 5th के बाद, 6th से ही 6 to 8 में वोकेशनल कोर्स कराने की बात कही जा रही है छात्रों को। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि 2020 में जो शिक्षा नीति आई है जी वो भारतीय संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से बहुत सी चीज़ों को लागू किए है, तो मेरा यह कथन सही है कि गलत है? मैंने एक स्टेटमेंट दिया, तो आप उसको असेस करिए कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। सर एक रेफरेंस में से मैं सही कह सकता हूँ, जैसे सर जो भारतीय संस्कृति में आत्मनिर्भर और अपने कार्य करने के लिए जो बोला जाता है कि हमें स्वयं कुछ ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे हम आत्मनिर्भर हो सकें, शुरू से ही चलता रहा है। गांधी जी ने भी इस पे जोर दिया था। तो सर इसमें जो वोकेशनल कोर्स जोड़े गए हैं उसमें सर बच्चे को दूसरे पर निर्भर न रहने की जगह आत्मनिर्भर कुछ भी ऐसी स्किल डेवलप करना है जिससे वो आत्मनिर्भर हो। आपने अपना उत्तर शुरू किया कि एक दृष्टि से मैं कहूँगा कि भारतीय संस्कृति, अच्छा दूसरी दृष्टि से जिससे नहीं कर रहा है वो कौन सी दृष्टि है? सर मैंने एक दृष्टि इसलिए जोड़ा सर, और दूसरे डायमेंशन में नहीं सोच पा रहा हूँ, जो मैंने सोचा वो एक बता दीजिए। फ्रेमिंग, सेंटेंस की फ्रेमिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है मैडम, कुछ आप इनसे सवाल करें। जवाहर नवोदय विद्यालय से आप पढ़े हुए हैं, बहुत ही उच्च स्तरीय संस्थान कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, और फिर मैं देख रही हूँ कि आपने डीएलएड भी किया है। तो ये बताइए कि जो एनसीएफ है, एनसीएफ के बारे में क्या जानते हैं? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के 1992 में आया था। तो उसमें जो 1986 की शिक्षा नीति आई थी उसमें जो कुछ कमी नया आई या फिर उसमें कुछ जो सुधार हो सकता था तो 1992 के एनसीएफ द्वारा उसे सही किया गया। अच्छा, जो एनईपी है वो क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लास्ट एनईपी कब आई है? 2020। तो उसमें खेल का स्थान कैसा है? कहाँ पर खेल को रखा गया है? उसका वरीयता क्रम क्या है? मतलब खेल को कितना महत्वपूर्ण बताया गया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो खेल है उसे बच्चे को शुरू से ही जो शिक्षा लेने की प्रक्रिया है उसी में ही खेल को ऐड किया गया है कि बच्चे को खेल के माध्यम से ही सिखाना है। क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास थी पहले में प्राइमरी एजुकेशन में आती थी, अब वो आंगनबाड़ी के साथ जोड़ दिया गया है, इंटीग्रेटेड कर दिया है। उसमें बच्चों को खेल के माध्यम से ही सिखाना है, कोई ऐसा मतलब एग्जाम या फिर कोई ऐसा बिना प्रेशर के खेल के माध्यम से सिखाने की जरूरत है। अच्छा, जो बच्चे खेलते हैं या खेलने का जो कोई किसी धारा के अंतर्गत है कि कुछ ऐसा कोई अनुच्छेद कुछ है कि नहीं आप खेलने से रोक नहीं सकते, खेलने की स्वतंत्रता का कोई अधिकार है किसी अनुच्छेद के तहत? जानकारी नहीं। अच्छा, ठीक है। क्या उत्तर प्रदेश जैसे एनईपी है, एनसीएफ है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, तो क्या इस तरीके से उत्तर प्रदेश का भी अपना कोई कैरिकुलम है? मुझे जहाँ तक पता है वहाँ तक वैसे तो नहीं है। अगर वो तो अभी बहुत जल्दी ही 2 महीने पहले स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है, ये बताइए कि आपने हिंदी में किन कवियों और कथाकारों को पढ़ा है? प्रेमचंद को पढ़ा, कबीरदास जी के दोहे सुने हैं। सुने हैं या पढ़े हैं? पहले पढ़े थे, अब सुने भी। जो स्कूल में थे तब तक, जब तक 12th तक हिंदी पढ़ी है तब तक। अच्छा, आप हमें कुछ सुना सकते हैं जो आपने पाठ्यक्रम में पढ़ा हो?
कबीरदास को आपने पढ़ा है तो जी एक रहे वो रहीम जी का कबीर नहीं, जो भी आपके इस तरीके से जो कवि रहे हो, जो आपने उनको अच्छे से पढ़ा हो, जो आपको पसंद रहे हो, आप उनका कुछ सुनाइए। ऐसे तो अच्छा, यदि आपको मंच दिया जाए और कहा जाए कि आप बच्चों के मोटिवेशन के लिए कुछ आप 2 पंक्तियां बोलिए या 2 मिनट का समय दिया जाए, जी तो आप बहुत जरा सा सुनाइए कि आप कैसे मोटिवेट करेंगे। मैम, ये जो हमारे साथी हैं फिर जो बच्चे हैं लगातार मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं होते, उसके लिए 4 पंक्तियां मुझे याद है, मैं सुनाता हूँ कि रख हौसला है बंदे वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी। बढ़िया। ये उन बच्चों के लिए लाइन है या फिर ऐसे लोग जो मेहनत कर रहे हैं सफल नहीं हो रहे हैं? सर सभी के लिए, सब जो भी लक्ष्य को पाना चाहता है मेहनत तो सर करता है। ठीक है। अभी अयोध्या जी, वैश्विक स्तर पे छाई हुई है, जी, तो अयोध्या का जो आध्यात्मिक और पर्यटन है, ये दोनों बिंदु कहाँ तक बहुत सफल होंगे? एक आध्यात्मिक स्तर, अध्यात्म के लिए अयोध्या का महात्म्य है, और दूसरा जो पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, जी। दोनों से अयोध्या को क्या लाभ होगा या फिर प्रदेश को क्या लाभ होगा? अयोध्या जो मंदिर बन रहा है तो श्री राम जी के मंदिर से जो हिंदू तीर्थ यात्री होंगे पूरे देश के साथ साथ और भी जिन देशों में बसे हुए जहाँ के भी हैं वो यहाँ पर्यटन की दृष्टि मतलब दर्शन के लिए आएंगे, तो इससे पर्यटन विकसित होगा, और पर्यटन विकसित होगा तो इससे में जो वहाँ के आसपास के लोग होंगे उन्हें रोजगार मिलेगा, रोजगार से तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा, तो उससे पूरा कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश मतलब अयोध्या के माध्यम से पूरे प्रदेश का। जो मूर्ति आ रही है प्राण प्रतिष्ठित होने के लिए, वो कहाँ से आ रही है और किसके द्वारा निर्मित है? जी मैम, मैंने कल ही पढ़ा है लेकिन अब ऐसे नाम योगी राज कुछ था, याद नहीं। मैसूर के योगी राज। जो अयोध्या में पढ़ा तो। अयोध्या के कुछ और नाम क्या हैं? अयोध्या सॉरी अयोध्या का भावार्थ क्या है? जैसे हम किसी का नाम सुमन सुनते हैं तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि पुष्प, पुष्प सी कोमलता। अंकित किसी का नाम है तो हम कहते हैं अच्छा लिखा हुआ अंकित। तो अयोध्या का क्या अर्थ है? अयोध्या अयोध्या शब्द से बना है, ये मैं पढ़ रहा था लेकिन अब मैं उसका अर्थ क्या था उसे याद करने में सफल नहीं हो पा रहा। अयोध्या हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, अध्यात्म का केंद्र है, पर्यटन का केंद्र है, तो ये जानना चाहिए। अच्छा, हमें आप कोई एक चौपाई सुनाइए जो रामचरितमानस में, हिंदी आपने पढ़ा है तो, और आपकी जो अभिरुचि है वो भी थोड़ी सी बता रही है कि आप साहित्य और कुछ पंक्तियां सुनते हैं पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं से हिंदी से लगाव है आपको। तो कोई हमें चौपाई बताइए जो अयोध्या की विशेषता को बता रही हो या अयोध्या का परिचय दे रही हो, उसकी भौगोलिक दशा दिशा जो भी। अच्छा, रामचरितमानस से आप हमें कोई भी चौपाई सुनाइए। किसने लिखा है रामचरितमानस? तुलसीदास ने। चौपाई उसमें क्या क्या है, मतलब उसमें किस किस प्रकार की विधाएं हैं? विधा क्या है? आपने डीएलएड भी किया है तो इसमें भी अच्छी खासी हिंदी पढ़ी होगी। विधा नहीं समझा मैं, कौन सी विधा? जैसे मान लीजिए कि चौपाई है, चौपाई है, छंद है, सोरठा है। हाँ ठीक है, हमें कोई भी एक चौपाई सुनाइए। मैं याद कर पा रहा हूँ, प्रवेश नगर की
कि जय शंका जय हृदय राग कौशलपुर राजा। वेरी कौशलपुर राजा ये कौन हुए? क्या सॉरी सर? कौशलपुर राजा ये किसके लिए कहा गया है? ये श्री रामचंद्र जी की। तो कौशल इसका मतलब अयोध्या का ही नाम होगा या कहाँ का है कौशल? का मतलब कौशल वो राज्य था जो यहाँ के वो राजा थे। कहाँ के थे राजा? अयोध्या और कौशल एक हैं कि अलग अलग हैं? एक ही है। उसकी राजधानी थी अयोध्या, जहाँ वो उनका मकान था, वो पूरे राज्य का नाम कौशल था। अभी अभी वही बात आपसे पूछी जा रही थी कि अयोध्या के और कितने नाम हैं। ठीक है। अच्छा, लक्ष्मणपुरी किसका बहुत प्राचीन नाम था? लखनपुर। सॉरी। ये बताइए कि लोग कहते हैं कि लिखते हैं अकबर महान, आपने भी पढ़ा ही होगा। जी तो अकबर महान कैसे हुआ? मैम, अकबर को महान इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने जो धर्म चलाया था, दीन इलाही, और जो सर्वधर्म समभाव की वो बात करते थे, इसलिए उन्हें महान कहा जाता है। कि सभी धर्म गुरुओं के, सभी जितने भी धर्म थे सभी धर्म गुरुओं बुला के उनसे सलाह मशवरा करना। अच्छा, अभी जल्दी में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विश्वकर्मा योजना जी चलाई है, ये क्या है? ये मैम जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, जैसे जो स्किल से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे बढ़ई वगैरह वो लकड़ी का काम करते हैं, या फिर नाई हैं, इनकी स्किल डेवलपमेंट और इनके प्रमोशन के लिए इन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए योजना चलाई गई, पीएम विश्वकर्मा योजना। अच्छा, आप गांव के परिवेश से जुड़े हैं जी। ये बताइए कि वो जो फगुआ गाते हैं वो कब गाते हैं? फागुन मास में। तो फागुन मतलब होली के टाइम पे। ठीक है। हमें कुछ और बताइए कि जैसे कौन से गीत कब गाए जाते हैं, कभी सुना है कुछ ऐसे मंगल गीतों के बारे में? हाँ, ये होली पे गाए जाते हैं। और मैम एक शोहर करके होता है जो बच्चे के दिन पे गाया जाता है। और बिरहा से क्या आशय है? बिरह से आशय है कि जब जो पति पत्नी दूर हो जाते हैं, फिर किसी दूर होने की जो दुख में जो गाए जाते हैं, उससे जब हम याद करते हैं तो उसके लिए गाते हैं। ठीक। बुंदेलखंड के बिरहा गायकों को कभी आपने सुना है? नहीं। वो जोश भरने का काम करते हैं। आल्हा उदल की लड़ाइयों का कभी सुनिएगा? आल्हा उदल की लड़ाई का वर्णन जिस कवि ने किया है उनका नाम जानते हैं? उस ग्रंथ का नाम तो आल्हखंड है। शायद सर परामल रासों में है। नहीं, परिमल रासो तो एक अलग ग्रंथ हो गया। आल्हखंड के लेखक कौन है? नहीं याद है। अच्छा, पहले कवि कौन सी हुई है? पहले कवि पाठ्यक्रम में भी है जिन्होंने सबसे पहले बोला कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, कौन थे? वो चंद्रवरदाई। किन्हीं 4 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताइए। सीवी रमन, सर सीवी रमन, श्री जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बसु, और मेघनाथ देसाई, मेघनाथ साहा ना? जी सर, मेघनाथ साहा समीकरण सब। आप शायद देसाई कह गए थे। सॉरी सर। अभी 3 याद। बुनियादी शिक्षा क्या है? डीएलएड में आपने पढ़ा होगा। जी, बुनियादी शिक्षा है किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन गुजारने के लिए, साधारण जीवन जीने के लिए जितनी शिक्षा आवश्यक है वो बुनियादी शिक्षा है।
जिसके आधार पर अपना जीवन गुजार सकता है। अभी हमारी गवर्नमेंट जो है वो बुनियादी शिक्षा पर बहुत तेजी से काम कर रही है। तो उनके प्रयास में क्या क्या है बुनियादी शिक्षा को बहुत बेहतर बनाने के लिए? बुनियादी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए पहले तो सबसे पहले है कि मैक्सिमम इनरोलमेंट करना। जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे पीछे छूट जाते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल तक लाया जाए, इससे वो कम से कम 5वीं तक की शिक्षा ग्रहण करें। उसके और उसमें भी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उन्होंने निपुण अभियान चलाया हुआ है। निपुण, जिससे कि जो अपने मैथमेटिक्स में जो न्यूमेरेसी है उसके लिए एक मतलब आवश्यक स्तर तक की न्यूमेरेसी वो सीख सकें। और उसके अलावा ये नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से और भी प्रयास किए जा रहे हैं। और डिजिटल एजुकेशन के लिए अब जो अभी कोरोना के बाद से डिजिटल एजुकेशन के लिए ऑपरेशन कायाकल्प भी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प क्या है? ऑपरेशन कायाकल्प में जो है स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए बेंच हैं, और अब कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था कराना, ये सब ऑपरेशन कायाकल्प है। स्मार्ट क्लास क्या है? स्मार्ट क्लास में जिसमें जो अभी के वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है उन सभी को एक क्लासरूम में व्यवस्थित करके बच्चों को इनके माध्यम से शिक्षित करने का माध्यम। आप ये मानते हैं कि ये जो बुनियादी शिक्षा है पहले की अपेक्षा अब काफी सुदृढ़ हुई है? जी मैम, सरकार इसके लिए प्रयासरत है और प्रयास कर भी रही है, वो सफल भी हो रहे हैं। एनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है और लेवल में भी इंक्रीज हुआ। लेकिन कोरोना के बाद से जो बेसिक जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात हुई थी तो उसमें कुछ ऐसा हुआ कि जो 5th क्लास के बच्चे हैं उन्हें 3rd क्लास तक की चीज़ें कुछ लोग बच्चों को नहीं आ रही हैं, मतलब उसमें ग्राफ में गिरावट आई थी। कई सारे ऐसे उदाहरण आए कि IAS हैं और PCS हैं, उनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं जी। तो क्या आप इसमें आफ्टर सिलेक्शन अपने बच्चे को प्राइमरी में भेजना चाहेंगे? जी मैम, बिल्कुल। कि मेरी माता जी आंगनवाड़ी हैं, तो मैं देखता हूँ जो अच्छे स्कूल हैं या फिर जो भी अच्छे जो कर्मचारी हैं वो अच्छे शिक्षा दे रहे हैं, और जब मैं उस स्तर पे हूँगा, अगर कुछ कमी भी है उससे मैं सही करवा के अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहूँगा। ठीक है। एक अंतिम प्रश्न है कि आप हमें सप्तपुरियाँ बताइए। सप्तपुरियाँ कौन कौन सी हैं? सप्तपुरी, सप्तपुरियों में शायद अयोध्या आती है, एक द्वारका आती है, और उड़ीसा की पुरी और एक जगन्नाथपुरी। सॉरी मैम, एग्जैक्टली। ठीक है। रिलीजियस टूरिज्म की बड़ी चर्चा है इधर। जी सर। धार्मिक पर्यटन। जी सर। क्या कारण है? सॉरी सर। कारण क्या है और क्या लाभ हैं इसके? सर रिलीजियस धार्मिक पर्यटन की बात कर रहे हैं, रिलीजियस टूरिज्म। हाँ, भारत में सर, भारत सभी धर्मों को समान रूप से देखता है, पंथनिरपेक्ष राष्ट्र के। तो सर सभी को अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है। सर हर धर्म के अपने अपने धार्मिक स्थल हैं, तो उन लोगों को उन धार्मिक स्थलों तक पहुंचाने के लिए, और मतलब वो जाते हैं तो उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल सकें, वहाँ आसपास के जो लोग हैं उन्हें रोजगार मिल सके, उसके लिए जो धार्मिक स्थल है उन्हें डेवलप किया जा रहा है। ये इसे रिलीजियस टूरिज्म के लिए के रूप में देखा जाता है। नहीं, सवाल ये है कि इधर उस पर बड़ा जोर है, धार्मिक पर्यटन पर। क्या लाभ है, क्या कारण है? कुछ तो लाभ होगा। जी सर। अकारण तो नहीं जोर दिया जा रहा होगा। अयोध्या की बात की जा रही है, प्रयागराज की बात की जा रही है, तमाम अन्य स्थानों की, हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, भी बनारस की बात की जा रही है। जी सर। साउथ में भी आप देखें तो मंदिर, उधर आप देखें तो वैष्णो माता का मंदिर। जी सर। शिरडी का मंदिर। जी सर। तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। धार्मिक पर्यटन के नज़रिए से अगर हम लोग इसको देखें तो जोर है। जी सर। कारण और लाभ हम आपसे पूछ रहे हैं सर। कारण इस समय ज़्यादा जोर है, इसके पीछे क्या कारण है
वैसे लाभ भी है कि नहीं है तो क्या है? सर कारण ये है कि सर जो हमारे धार्मिक स्थल हैं जो डेवलप नहीं थे या फिर जो हमारी संस्कृति मतलब हम उन्हें अपनी जो न्यू जनरेशन है उस तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो इसे डेवलप करके उसे हम अपनी जो नई जनरेशन है उससे उस चीज़ के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। और सर इसके लाभ ये हैं, जब वो डेवलप होंगे तो वहाँ के जो आसपास का क्षेत्र होगा वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, जीवन स्तर उनका ऊंचा उठेगा। हालांकि अयोध्या पर बहुत चर्चा हो चुकी है। राम मंदिर और ताजमहल को अगर हम एक साथ रखें, जी क्या समानता है दोनों में? सर दोनों ही पर्यटक स्थल हैं और सर दोनों जो वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में अभी जो राम मंदिर बन रहा है वो भी उत्कृष्ट उदाहरण होगा, और ताजमहल तो सर वो महत्वपूर्ण सेंटेंस। चलिए, ताजमहल जिस मार्बल से बना है उसी मार्बल का प्रयोग राम मंदिर में भी हो रहा है। ये मार्बल कहाँ से आ रहा है? मकराना आपने सुना होगा, एक शहर है, कहाँ है ये? राजस्थान में। जी मकराना से ही मार्बल आया राम मंदिर के लिए। जी जी इसके पहले ताजमहल बना, जी विक्टोरिया पार्क मेमोरियल कलकत्ता में, जी सर। तो वहाँ भी मार्बल यहीं से आया, मकराना से। जानना ये चाहते हैं कि मकराना में जो खदान है मार्बल की, आखिर वो चुक ही नहीं रहे हैं? कितनी पुरानी बात हम लोग कर रहे हैं, तब से सप्लाई हो रहा है मार्बल का और आज भी सप्लाई हो रहा है। खदान में कितना मार्बल है उसका अंत नहीं हो रहा है, क्या कारण है? नया आइडिया? ठीक है। मोदी की गारंटी एक अंतिम सवाल है, शब्द है मोदी की गारंटी से क्या आशय है? सर इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो जो लोग जिन लोगों को जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं योजनाओं का, उन्हें गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने की गारंटी देते हैं कि हम और हमारे जो सहयोगी सरकार है वो आप तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी। इसी का ठीक है, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू। जा सकते हैं। बैठिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा इंटरव्यू कैसा हुआ आपका? सर बहुत से क्वेश्चन थे जो बताने चाहिए थे लेकिन नहीं बताए। ठीक सर, है। मैं थोड़ा परेशान था उस बीच में। और सर बहुत से क्वेश्चन मतलब ये आंसर आ रहे थे मुझे, लेकिन मैं इस डर से नहीं बता पा रहा था कहीं मैं गलत ना हूँ। जैसे आपने मकराना पूछा, कहाँ से है, मतलब कहाँ से लाया जा रहा है, राजस्थान मुझे पता था। मैम पूछ रही थी, नाम पूछ रही थी, मुझे पता था, लेकिन मैं नहीं बता पा रहा था। और एग्जैक्ट टाइम पे जब क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे मैं नहीं याद कर पाता। जैसे कबीरदास जी के बहुत से दोहे हैं, पता होते हैं लेकिन नहीं याद। क्या कारण हो सकता है? सर ये मेरी कमी है, मैं कभी मेरे दोस्त भी अचानक से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले मैं उस टाइम पे याद ही नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, प्रीलिम्स में भी फैक्ट मुझे तुरंत याद नहीं आता, लेकिन ऑप्शंस होते हैं तो मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, लेकिन इस तरीके से मुझे तुरंत याद नहीं आती चीज़। देखिए, आप एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, सूदिंग पर्सनालिटी आपकी है, उसका लाभ उठाना चाहिए। आपके पास एक हफ्ते करीब करीब है ना, 7-8 दिन 9 दिन। इसमें जो अपने बस में नहीं है, जो कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड कंट्रोलेबल, उस पर काम नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिन पर काम किया जा सकता है वह क्षेत्र हैं। एक तो ये इंटरव्यू का फर्स्ट मिनट जब आप एंट्री करते हैं उस समय करीने से एनर्जेटिक होकर के पूछिए आने के लिए। ठीक। 2-3-4 कदम चल करके थमिए, थम करके आप नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपकी प्रैक्टिस में हो,
आप बोलिए, रुक करके कॉन्फिडेंस के साथ। फिर मेरे ख्याल से 2-3 कदम आप चलेंगे, चेयर तक पहुंच जाएंगे। जी सर। सिटिंग पोस्चर आपका अच्छा है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। जो आप बता नहीं पा रहे हैं उससे लिए थोड़ा नर्वसनेस है, तो उस पर आप काम करने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट मेंस आपने लिखा है, जी सर। क्या पता आपने बहुत अच्छा स्कोर किया हो मेंस में। कभी कभी लगता है पेपर हमारा अच्छा नहीं हुआ, ये लगता है, लेकिन अच्छे अंक मिलते हैं। और फिर 1500 अंकों का मेंस है आपका, 100 अंक का इंटरव्यू है, जी सर। उस पर काम करना है। तो जो आपकी पर्सनालिटी है उसमें 60 नंबर के आसपास आपको मिल जाने चाहिए। आप थोड़ा सा काम कर लेंगे तो 10-12 नंबर और आपको मिल जाएगा। 70-72 अच्छा अंक माना जाता है। उसके लिए आप अखबार ठीक से पढ़ें। मेरे ख्याल से आप अपडेट नहीं पढ़ नहीं रहे हैं अखबार। ये पिछले 4-5 दिन का ले लीजिए, जब तक साक्षात्कार है तब तक तो पढ़िए कम से कम। आप ठीक से चीज़ों को विश्लेषण करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, जो पढ़िए। जो बताएं उसमें थोड़ी क्लैरिटी दिखनी चाहिए, स्पष्ट जो आता है बताइए, जो नहीं आता है तो करीने से सॉरी बोलिए, वही उत्तर देने जैसा माना जाता है। तो उसमें किसी चीज़ को मिस इंटरप्रेट मत करिए। जो स्पेसिफिक पूछा जा रहा है कोई क्वेश्चन तो उसकी स्पेसिफिक रिप्लाई करिए, जनरलाइज नहीं करना है आंसर को। इन बातों पर आप ख्याल रखिए। ठीक। अच्छी पर्सनालिटी लाभ आपको मिलेगा, किस बात की चिंता। आप तो जॉब में है ही हैं। जी सर। मान करके चलिए कि 10-12 अंकों के लिए मशक्क़त करनी है और उस पर आपने काम कर लिया, तो पद के निर्धारण में क्या पता आपको एसडीएम मेरे ख्याल से ही आपने रखा होगा नंबर जी इस सर। पर। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। एसडीएम बन जाइए आप। शुभकामना हम लोगों की। थैंक यू। इसको कंट्रोल करिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक। अच्छा, बैठे थे उस समय तो ठीक था सर, अभी नहीं ये सर, तब कैजुअल नहीं हो कर गया। रहा था। अभी अभी नहीं आपसे कर बात रहे, उस करते टाइम नहीं हैं। कर रहा था। नहीं, और रिप्लाई ज़्यादा करते feel समय ये भी नहीं चलेगा, क्या सर? ऐसे हाँ, हाथ। तो अंग संचालन, हाँ एक पॉइंट ये रह गया। अच्छा जी, ये जो हाथ से। हाँ हाँ, ये दोनों हाथ आराम से रखिए ना। बिना अंग संचालन करना ये तो नेताओं का लक्षण है। अधिकारियों का तो ये है कि उसकी हनक से उनके पास जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो काम करते हैं। वाणी मुखर होनी चाहिए, हाँ, हाथ पैर नहीं चलाना है। तो सीधी सी बात में हम लोग बाकी सलाह ड्रेस तो देते आपका हैं उस कि दिन चेंज रहेगा। जी जी, हम अभी ऑफिस में थे तो फिर कल से मुझे एग्जाम ड्यूटी में जाना है। 7 तारीख को एपीएस का एग्जाम है, तो उसमें एग्जाम ड्यूटी में जाना है, तो फिर कल निकल जाएंगे, फिर दे नहीं पाते। ठीक इसलिए फिर जैसे थे वैसे ही चले आए। ठीक है। सैलरी अकाउंट आपका कहाँ है? यही है बैंक ऑफ कौन सी बैंक है आपके बैंक कैंपस ऑफ में? बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा। जो ग्रामीण बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा से अटैच है। यहीं पे अपनी बैंक का जहाँ आपका सैलरी अकाउंट है ठीक से नाम आपको पता होना चाहिए। आप बैंक का सही नाम नहीं ले रहे हैं। आज आप जाइएगा तो बोर्ड पर पढ़िएगा बैंक का क्या नाम है। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं। नहीं है, ठीक है। बड़ौदा यूपी बैंक है। उस बैंक का नाम बड़ौदा बोलिए या बड़ौदा बोलिए, BUP बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक। BUP। हाँ, जो ग्रामीण बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा से वो है। हाँ, क्या पता किसी मेंबर के मन में आ जाए उनका भी अकाउंट वहीं पर है, चेयरमैन का भी अकाउंट वहीं पर है। पूछ बैठे आप, उनके स्टाफ है, तो उस बैंक के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। जरूरी नहीं पूछे, हाँ पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।